जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यस फॉर लर्न में। आज हम सब फिर से एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी वीडियो दोस्तों आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज हम सब के अंतर्गत शिक्षण को कवर करेंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। आइए दोस्तों क्लास की शुरुआत करते हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों भाषा कौशल से। भाषा कौशलानी क्या होता है? किंचित भाषायाः शिक्षणार्थे समुचित कौशलानां ज्ञानम् आवश्यकं भवति तथा च कौशलानां विकासे अभ्यासस्य आवश्यकता वर्तते। भाषा कौशलानि प्रकार। भाषा कौशल के प्रकार कौन कौन से होते हैं? सुनना या श्रवण कौशलम, कथन कौशल या संभाषण कौशल, या इसी को भाषण कौशल भी कहते हैं। अगला है पठन कौशल या वाचन कौशल, और लास्ट है दोस्तों लेखन कौशल या वर्तनी कौशल। इन चारों कौशलों का समुचित रूप से बालकों में क्रमिक रूप से विकास होता है तथा वे कौशल परस्पर अंत संबंधी होते हैं। यद्यपि हम जानते हैं कि चारों कौशलों का विकास क्रमिक रूप से होता है, लेकिन कौशलों में परिपक्वता लाने के लिए हमें किसी भी प्रकार से कौशल से शिक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ करनी चाहिए। किंतु ध्यान रहे कि वास्तविक रूप में शिक्षा का आरंभ तो बोलने कौशल से ही होता है। बच्चों में भाषा कौशल की संपन्नता पूर्वक विकसित करने के लिए एक दूसरे कौशलों के प्रवाह को भी जान लेना चाहिए। अगर बच्चों में भाषा कौशल को अच्छी तरह से विकसित करना है तो उनमें जो दूसरे कौशलों का प्रवाह है वो किस तरह से हो रहा है ये भी अच्छी तरह से दोस्तों जान लेना चाहिए। चारों कौशलों में मारिया मॉन्टेसरी ने बताया कि इन कौशलों में केवल दो प्रवाह होते हैं, बोलना सुनना और लिखना पढ़ना। मारिया मॉन्टेसरी का मानना है कि बच्चों में इन कौशलों का विकास करने के लिए पढ़ने कौशल से पहले लिखने कौशल का विकास करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों कौशलों का जो प्रवाह बनता है वह लिखना और पढ़ना ही बनता है। भाषा के विकास के क्रम को देखा जाए तो ये चारों सुनना कौशल, बोलना कौशल, पढ़ना कौशल, लिखना ही है, किंतु प्रवाह के रूप में इनका क्रम बदल जाता है। इन चारों कौशलों को दो भागों में बांटा गया है, ग्राह्यात्मक कौशल या ग्रहणशील कौशल, मतलब पठनम, वचनम और श्रवणम। अभिव्यक्तात्मक कौशल की बात करें या उत्पादात्मक कौशल की बात करें तो इसमें भाषण और लेखन आ जाएगा। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं ग्राह्यात्मक कौशल की। क्या होता है ये कौशल? यस्य कौशलस्य मध्यमेन वयं स्वान् विचारं प्रकटी न कुर्वन्ति अपितु परस्य विचारान् ग्रहणं करोति तु तौ कौशलौ ग्राह्यात्मक भवति यथा पठनं च श्रवणम्। यस्य कौशलस्य मध्यमेन वयं स्वान् विचारान् प्रकटीकुर्वन्ति तौ कौशलौ अभिव्यक्तात्मक भवति यथा भाषणं च लेखनम्। आगे बात करते हैं दोस्तों श्रवण कौशल का विकास। श्रवण कौशल का विकास कैसे? किसी भी बालक में दो प्रकार से विकसित किया जा सकता है, एक संगठित समाज से और एक असंगठित समाज से। संगठित समाज की बात करें तो क्या होता है? संगठित समाज के अंतर्गत बच्चों में समायोजन करने की प्रवृत्ति ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि संगठित समाज में सामूहिक परिवार होता है। संगठित समाज में क्या होता है दोस्तों? सामूहिक परिवार होता है और वह बड़ों और छोटों के बीच समायोजन करना अच्छे से जानता है। अतः विद्यालयी प्रवेश में बालक जाता है तो कक्षा में समायोजन के द्वारा कम समय में श्रवण कौशल को विकसित कर लेता है। अब बात करें दोस्तों असंगठित समाज की, तो असंगठित समाज क्या होता है? असंगठित समाज से तात्पर्य ऐसे समाज से है जिसमें बहुतायत मात्रा में एकल परिवार के लोग आते हैं, और ऐसे समाज के बच्चों के अंतर्गत समायोजन की प्रवृत्ति कम पाई जाती है। अतः कक्षीय वातावरण में श्रवण कौशल का विकास उनके अंतर्गत कम हो पाता है। भाषण या बोलना कौशल क्या होता है?
बोलना कौशल के विकास में निम्न वाचन आवश्यक होते हैं: आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, संस्कृत वार्तालापम, श्लोकम पारुम, संस्कृते प्रश्नम पृच्छति, संस्कृते निर्देशम, आशुभाषण। अब बात करते हैं दोस्तों लेखन कौशल की। तो लेखन कौशल क्या होता है? लेखन कौशल का विकास लिख धातु में ल्युट प्रत्यय जोड़कर किया गया है। यह कौशल दोस्तों वस्तुतः निश्चित करने के लिए रायबर्न नाम के मनोवैज्ञानिक ने दिया था। बताते हैं रायबर्न साहब कि शुद्ध उच्चारण व शुद्ध वर्तनी लेखन कौशल के लिए आवश्यक होती है। पहले अक्षरों का आकार बड़ा तथा बाद में छोटा होना चाहिए। जब बच्चा रुचि ले तभी लेखन कौशल कराना चाहिए। प्रारंभ की गति के बजाय शुद्धता पर ध्यान दीजिए। मतलब प्रारंभ में बच्चे को स्पीड की बजाय आपको शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए, इसके बाद स्पीड बन जाएगी। अक्षरों का आकार सुडौल होना चाहिए। लेखन कौशल के विकास के लिए अध्यापक लेखनी अच्छी एवं शुद्ध होनी चाहिए। अध्यापक को दोस्तों लेखन कार्य करते समय श्यामपट्ट पर 45 डिग्री के कोण पर लेखन करना चाहिए, जिसमें विद्यार्थी अध्यापक के लेखन की गति एवं लिखावट का अनुकरण कर सके। मैडम मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा आवश्यक होती है, अतः बालक को पहले लिखना तब पढ़ना सीखना चाहिए। किंतु फ्रोवेल के अनुसार पहले पढ़ना और बाद में लिखना सीखना चाहिए। पठन कौशल क्या होता है या इसी को वाचन कौशल बोलते हैं, इसके बारे में समझते हैं। वाचन कौशल का विकास संपूर्ण कौशलों में अनिवार्य माना गया है। संस्कृत में वाचन शब्द की उत्पत्ति वच धातु से हुई है, जिसका तात्पर्य होता है बोलना। वाचन कौशल के गुण के बारे में समझते हैं। पढ़ते समय नेत्र मतलब आँख और पुस्तक की दूरी 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पढ़ते समय आँख व पुस्तक के बीच 45 डिग्री का कोण होना चाहिए। पढ़ते समय बहुत सिर हिलाकर नहीं पढ़ना चाहिए। पठन मधुरतापूर्वक करना चाहिए, आनंद के साथ करना चाहिए और पठन सस्वर करना चाहिए। इससे चीज़ें काफ़ी लंबे समय तक दिमाग में बनी रहती हैं, भूलती नहीं हैं। समझेंगे दोस्तों एक श्लोक की सहायता से। माधुर्य मच्छर व्यक्ति पदच्छेदस्तु अस्वराः धैर्यलयम समर्थम च खड़ेते पाठका गुणाः। अब बात करते हैं दोस्तों पठन कौशल के भेद की। पठन कौशल के कितने भेद होते हैं? तो महर्षि पाणिनि शिक्षा में पठन कौशल के निम्न भेद बताए गए हैं। कौन कौन से भेद बताए गए हैं? एक सस्वर भेद बताया गया है, सस्वर पठन, और एक मौन पठन बताया गया है। अब बात करें सस्वर पठन की, तो सस्वर पठन भी दो प्रकार का होता है, व्यक्तिक पठन, एक सामूहिक पठन। अब बात करते हैं दोस्तों पठन कौशल की विधियों की। वर्णोच्चारण विधि होती है, चित्र विधि होती है, अनुकरण विधि होती है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं संस्कृत भाषा शिक्षण की विधियों की। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये दोस्तों, समझेंगे इसको। संस्कृत भाषायां सरलतापूर्वकम अध्ययनार्थ येन विधि प्रयोगेण अध्ययनं भवति तान् सर्वान् विधि संस्कृत शिक्षणस्य विधि सन्ति। संस्कृत शिक्षणं पंचमाध्यमे कार्येत: गद्य शिक्षणं, काव्य शिक्षणं, व्याकरण शिक्षणं, नाटक शिक्षणं, अनुवाद शिक्षणं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे गद्य शिक्षण की। गद्य शिक्षण विधि क्या होती है? गद्य शिक्षण प्रमुख विधियाँ निम्नलिखिता सन्ति: पाठ्यपुस्तक विधि, व्याख्या विधि, अर्थ विधि, हरवर्टी विधि, या इसी को पंचपदी विधि कहते हैं। ये सब दोस्तों आपकी गद्य शिक्षण विधि के अंतर्गत आते हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले हम पाठ्यपुस्तक विधि की। पाठ्यपुस्तक विधि क्या होता है? अनेन विधीनां पाठ्यक्रमेषु निर्धारित विषयानुसारेण अध्ययनं भवति तथा च पाठ्यसामग्र्याः सह विद्यार्थिनां संयुज्य अध्ययनं कारयेत्। आगे बात करते हैं दोस्तों व्याख्या विधि की। अस्य विधि किंचित वाक्यानां विस्तारपूर्वकेण अध्ययन कारयेत् तथा च तत्र सन्निहितानां संधि
समासादि ज्ञानम अपि कारयेत। आगे बात करते हैं दोस्तों अर्थ विधि की। अर्थ विधि क्या होता है? अस्मिन् विधौ प्रदत्त गद्यासानां परिवर्तनम अन्य भाषायां कृतः अर्थात अयम विधि भाषानुवादों पर निर्भर है। आगे बात करते हैं दोस्तों हर्वटी विधि या पंचपदी विधि। अयम विधि गद्य शिक्षणस्य सर्वोत्कृष्टः विधि मन्यते। अस्य विधे प्रतिपादन हर्वर्ट महोदयस्य शिष्येन कृतः, अतः तस्य नाम हर्वर्टी भवति। अस्य विधे पंचसोपानेन गद्यस्य अध्ययनम् कारयेत, अतः अस्य नाम पंचपदी विधि अपि अस्ति। पंचपदी विधि प्रमुखाः पदाः सन्ति। सबसे पहले बात करते हैं प्रस्तावना, सामान्यीकरण, प्रयोग, तुलना और फिर मूल्यांकन। आगे बात करते हैं दोस्तों हमारा दूसरा जो शिक्षण विधि है पद्य, या इसी को काव्य बोलते हैं, पद्य काव्य शिक्षण विधि। सबसे पहले इसमें है भाषानुवाद विधि, एकस्य भाषायाः अन्यतमः भाषायां परिवर्तनम। दूसरी है दोस्तों मतलब एक भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद। अन्वय विधि, अन्वय विधि दो प्रकार की होती है, एक की दंडान्वय विधि और दूसरी आपकी खंडान्वय विधि। तीसरी विधि जो है दोस्तों आपकी वो है व्याख्या विधि, फिर है दोस्तों तुलना विधि, और फिर है दोस्तों भाष्य विधि, और लास्ट है दोस्तों इसमें समीक्षा विधि। बात करते हैं दोस्तों व्याकरण शिक्षण विधि की। तो व्याकरण शिक्षण विधि के अंतर्गत आपके आगमन विधि, निगमन विधि, भाषा संसर्ग विधि, पाठ्यपुस्तक विधि, समवाय विधि, परंपरा विधि, ये सभी आपके आते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं आगमन विधि की। आगमन विधि में क्या होता है? आगमन का मतलब ये होता है दोस्तों पहले उदाहरण बाद में नियम। आगमन विधि का मतलब है पहले उदाहरण और बाद में नियम। आ दोनों ह्रस्व आ मिल के आपके दीर्घ बन जाते हैं। इसे सूत्र निर्माण विधि भी कहा जाता है दोस्तों। दूसरी विधि है हमारी आपकी निगमन विधि। निगमन विधि मतलब निगमन नियम, पहले नियम तत्पश्चात उदाहरण। इसमें पहले नियम आता है दोस्तों, उसके बाद उदाहरण आता है। या इसी को कहते हैं सूत्र विधि। अकः सवर्ण दीर्घ संधि से इसकी उत्पत्ति होती है। आगे बात करते हैं दोस्तों भाषा संसर्ग विधि की। सानिध्य या साथ में रहकर सीखना, ये दोस्तों आपका संसर्ग विधि है। फिर समवाय विधि की बात करें, समवाय विधि का मतलब होता है जोड़ना, व्याकरण को गद्य एवं पद्य के साथ पढ़ाना, ये आपकी समवाय विधि के अंतर्गत आएगा। मतलब दोनों गद्य और पद्य दोनों को जोड़कर पढ़ाना है। पाठ्य पुस्तक विधि की बात करें तो पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तक के अनुसार। परंपरा विधि की बात करें दोस्तों तो आश्रम पद्धति के अंतर्गत छात्र गुरुकुल में जो विद्या ग्रहण करते हैं वो आपकी परंपरा विधि कहलाती है। जैसे दोस्तों इस टाइम पे आपके बहुत सारे आश्रम पद्धति विद्यालय ATS के नाम से चलते हैं, वहाँ पे आज भी यही परंपरा विधि का प्रयोग होता है। अगली विधि है दोस्तों हमारी नाटकस्य शिक्षणस्य विधि। नट मंचनम कारयेत इति नाटकम। अभिनयस्य माध्यमेन किंचित पात्रस्य धृत्वा दर्शकानां माध्यम दृश्यमाणः अपि नाटकं मनोरंजनाय तथा च ज्ञानवर्धनाय अपि भवति। किंचित दृश्य श्रव्य द्वयोः अपि अधिगम साधनानि प्रयोगं भवति। नाटकस्य विधि। सबसे पहले बात करते हैं अभिनय विधि की। अभिनय विधि क्या होता है? कला नाम प्रदर्शनम अभिनय। आगे बात करते हैं दोस्तों रंगमंचीय विधि की। पात्राणाम रूपम धृत्वा प्रदर्शनम भवति तदा रंगमंचीय विधि भवति। अगला जो विधि है दोस्तों हमारा कक्षा अभिनय विधि। कक्षा अभिनय विधि क्या होता है? यदा अध्यापकेन अनेक पात्राणाम छात्रं वितरित तथा च स्वमेन तत्प्रदर्शनं कृत्वा उद्बोधनं कक्षाभिनय विधि अस्ति। आगे बात करते हैं दोस्तों
आदर्श नाट्य विधि की वास्तविक रूपरेखानुसारेण आदर्श नाटकं माध्यमेन किंचित पत्राणां तदनुरूपं कलात्मक प्रदर्शनम नाट्य विधि अस्ति। आगे बात करते हैं दोस्तों अनुवाद शिक्षणस्य विधि। अनुवाद शिक्षण विधि क्या होती है? कर्ताधारितम, कर्तवाच्य मतलब यहाँ पे कर्ता प्रधान होता है। कर्मधारितम मतलब कर्मवाच्य, यहाँ पे आपका कर्म प्रधान होता है। इसके बाद दोस्तों है क्रियाधारितम, यहाँ पे भाववाच्य यहाँ पे प्रधान होता है। संस्कृत भाषा शिक्षण से सूत्र। संस्कृत भाषा शिक्षण के सूत्र के बारे में समझते हैं। सबसे पहला सूत्र है ज्ञाता दज्ञातम प्रति, स्थूलात् सूक्ष्म प्रति, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरलात् कठिनम प्रति, सरल से कठिन की ओर, पूर्णादशम प्रति, आगमनात् निगमनम प्रति, विश्लेषणात् संश्लेषणम प्रति, अनिश्चितात् निश्चितम प्रति, मनोवैज्ञानिक क्रमात् तार्किकम प्रति। आगे बात करते हैं दोस्तों संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांत। संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांत की संस्कृत भाषायाः प्रमुख सिद्धान्ताः निम्नलिखिताः सन्ति। अनेके मनोवैज्ञानिकाः स्ववैशिष्ट्य कौशलेन मनसि निधाय अनेके सिद्धान्ताः प्रस्तुताः। सबसे पहले बात करते हैं स्वाभाविकतायाः सिद्धान्तः, क्रियाशीलतायाः सिद्धान्तः, रुचेः सिद्धान्तः, अनुपात क्रमयोगश्च सिद्धान्तः, अभ्यासश्च सिद्धान्तः, वैयक्तिक विभिन्नतायाः सिद्धान्तः, मौखिक सिद्धान्तः, समवाय सिद्धान्तः, ऐसी को जोड़कर बोलते हैं उद्देश्य विभाजन सिद्धान्तः। आगे बात करते हैं दोस्तों, एक हमारे मनोवैज्ञानिक थे थॉर्नडाइक साहब। बिल्ली पर अधिगम की खोज किसने की? अगर कहीं पूछा जाए तो यहाँ पे आपके थॉर्नडाइक साहब आ जाएंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों हम निदान और उपचार की। निदान और उपचार की बात करते हैं दोस्तों। निदानम शब्दस्य तात्पर्य समस्यायाः अन्वेषणम्, उपचारम शब्दस्य तात्पर्य समस्यायाः निवृत्तिम्। निदानम त्रुटिपूर्ण भवति यदि तु उपचारम अपि त्रुटिपूर्णम भवति। आगे बात करते हैं दोस्तों मूल्यांकन की। मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है दोस्तों? तो मूल्यांकन की बात करें दोस्तों तो आपका दो प्रकार का मूल्यांकन होता है। एक होता है दोस्तों सतत मूल्यांकन मतलब कंटिन्यू लगातार, और एक होता है व्यापक मूल्यांकन मतलब विस्तृत मूल्यांकन की बात की गई है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे समावेशी शिक्षा की। समावेशी शिक्षा क्या होता है? दिव्यांग, सामान्य बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि या तेज बुद्धि कोई भी बालक हो, सभी को समान रूप से समान शिक्षा दी जाए, उसे ही आपका समावेशी शिक्षा कहा गया है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए। जैसे कक्षा में कोई दिव्यांग बालक है, कोई जल्दी समझ नहीं पाता है, कोई बालक जल्दी समझता है, तो उसके साथ आप अच्छा व्यवहार करें, और ना समझने वाले के साथ बुरा व्यवहार करें, तो ये समावेशी शिक्षा के अंतर्गत नहीं आएगा। तो आइए दोस्तों हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों एडवर्ड एल थॉर्नडाइक के द्वारा लिखा गया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो बीएफ स्किनर माने जाते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? तो इवान बी पावलोव हैं। समीपता का अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? एडविन रे गुथरी हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्रबलन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? तो प्रबलन सिद्धांत के प्रवर्तक की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपके क्लार्क साहब आ जाते हैं। चिन्ह अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? तो यहाँ पे आपके टालमैन साहब आ जाते हैं। सूत्र का सिद्धांत या अंतर्वृष्टि अधिगम सिद्धांत कहा जाता है, इसको आपको आपका कोहलर साहब ने दिया था। इसके बाद बात करते हैं अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया था? तो ये आपके कुर्ट लेविन साहब ने दिया था। अधिगम सोपान सिद्धांत दिया था आपका आर.एम. गैने साहब ने। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
सामाजिक अधिगम सिद्धांत दोस्तों आपका अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था, कई बार दोस्तों ये पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तत्परता के नियम का सिद्धांत किसने दिया था? ये आपके थॉर्नडाइक साहब ने दिया था। प्रभाव का सिद्धांत भी आपके थॉर्नडाइक साहब ने दिया था। अभ्यास व त्रुटि के सिद्धांत की बात करें तो ये भी आपके थॉर्नडाइक साहब ने दिया था। आगे बात करें संबंधवाद की, संबंधवाद सिद्धांत का भी आपका थॉर्नडाइक साहब ने दिया था। समय की पाबंदी का ज्ञान किस अधिगम सिद्धांत से होता है? तो इसका दोस्तों सही आंसर है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत से। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रयोग किस जानवर पर किया गया है? तो सही आंसर दोस्तों इसका कुत्ते पर किया गया था। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत में प्राकृतिक उद्दीपन कौन है? यहाँ पे सही आंसर दोस्तों आपका भोजन हो जाएगा। कुत्ते के मुंह में लार आना कैसी अनुक्रिया है? प्राकृतिक अनुक्रिया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। घंटी का बजना ये आपका अप्राकृतिक उद्दीपन है। थॉर्नडाइक कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे दोस्तों? तो ये आपके अमेरिका के थे थॉर्नडाइक साहब। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने शिक्षण को कवर किया और शिक्षण के पहले पूरी व्याकरण को कवर किया। अब हम लोग डेली प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करिए हमारे यस फॉर लर्न चैनल को और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, सभी को बता दीजिए। अब डेली हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।